हाय एवरीवन। सो अब हम हमारा पार्ट 2 चालू करते हैं। सर जो पार्ट 1 था ना वो बेसिकली था हमारे जो पार्ट 2 पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी फॉरेक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमारे इफेक्टिवली हो जाए तो उसके लिए था। मतलब डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा अदा करता है जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको सही से करने में। तो हमारे लिए पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। सर हमारे टोटल पार्ट 2 के अंदर ना 18 या 19 क्वेश्चन है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो हमारे आरटीपी या एमटीपी से है। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे आईसीए स्टडी मेट से। तो मैं साथ के साथ आपको वो रेफरेंसिंग देता हुआ चलूंगा और आपको किस कॉन्सेप्ट के साथ कौन सा क्वेश्चन करना है आप वो देख लेना और साथ के साथ हम वो क्वेश्चन यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे। ठीक है सर, हम चालू करते हैं। सर सबसे पहले हम चालू करते हैं स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होती है? स्पॉट रेट, द रेट इज फॉर द इमीडिएट सेटलमेंट, डिलीवरी विल बी मेड एट द सेम डे। मान लो कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, उसको कोई पेमेंट देना या लेना है तो वो आज मार्केट जाएगा। मार्केट आज ही पेमेंट लेना या देना है तो मार्केट जाएगा और जो भी स्पॉट रेट चल रही होगी, जो भी एक्सचेंज रेट चल रही होगी, वहां पे वो करेंसी एक्सचेंज करेगा और उससे वो पे कर देगा या जो रिसीव्ड हुआ है वो अपनी करेंसी एक्सचेंज करा के अपने साथ लेके आ जाएगा। तो वो जिस रेट पे आज लेके आएगा ना वो होती है हमारी स्पॉट रेट, वो होती है हमारी स्पॉट रेट। हम तो सर फॉरवर्ड रेट क्या होती है? होता क्या है सर, हमारे जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये देखिए सर, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यही होता है कि अगर इंपोर्टर है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट देना है, 3 महीने बाद पेमेंट देना है, या एक एक्सपोर्टर है उसको 3 महीने बाद पेमेंट रिसीव्ड होने वाला है, तो जो पेमेंट देना है या पेमेंट रिसीव्ड होने वाला है वो उनका फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर हो गया। तो उनकी रिस्क क्या हो सकती है? तो एक इंपोर्टर की क्या रिस्क हो सकती है कि मान लो उसको आज $1,00,000 देने और $1 80 चल रहा है। $1 अगर आज $80 चल रहा है, उसको $1,00,000 देने, तो उसकी रिस्क ये हो सकती है कि डॉलर बढ़ के कहीं 82 नहीं हो जाए। और एक्सपोर्टर की रिस्क हो सकती है कि डॉलर 80 से कम होकर 78 नहीं हो जाए। कि एक्सपोर्टर को जब वो $1,00,000 मिलेंगे तो आज उसको जहाँ 80 लाख रुपए मिल सकते थे वह उसको अब 78 लाख रुपीज ही मिलेंगे। वो इंपोर्टर को जहाँ आज 80 लाख ही पेड करने पड़ते थे वह उसको 82 लाख रुपीज पेड करने पड़ सकते हैं। यानी कि एक तो क्रेडिट उसके भले के लिए मिला पर वो उसको नुकसान देके जा सकता था। तो सर ये एक हमारा रिस्क होता है। तो इसको मैनेज करने की कई सारी टेक्निक्स होती है जिसमें से एक टेक्निक होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लो कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है बैंक मेरे को ना करेंसी एक्सचेंज करनी है। तो बैंक बोलता है ठीक है कर लो, ये स्पॉट रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू ₹80, ये एक्सचेंज रेट चल रही है तो आप कर लो एक्सचेंज। तो बोलता है नहीं मेरे को आज एक्सचेंज नहीं करनी, मेरे को एक सर्टेन पीरियड पे एक्सचेंज करनी है, यानी कि इन फ्यूचर कोई तो डेट होगी जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, उस डेट को हमको एक्सचेंज करनी है। तो बैंकर बोलता है ठीक है उस दिन आना आप और एक्सचेंज करा के चले जाना। तो वो वापस हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, वो बोलता है नहीं सर हमको ना एक्सचेंज तो सर्टेन फ्यूचर डेट पे करनी है, मैं आऊंगा, मैं फ्यूचर डेट को तो आऊंगा और अपने साथ करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए करेंसी लेके आऊंगा, पर जिस रेट पे एक्सचेंज करा के जाऊंगा ना वो मैं आज डिसाइड करके जाऊंगा। यानी कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा मान लो सपोज, और जिस भी मेरे को करेंसी एक्सचेंज करानी, मैं करेंसी तो एक्सचेंज करा के जाऊंगा आपसे, पर किस रेट पे एक्सचेंज कराऊंगा वो मैं आज डिसाइड करके जाऊंगा। यानी कि मैं आज आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके जाऊंगा। अगर मैं आपके साथ आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो जिस रेट पे आपके साथ मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, जो कि हमारी स्पॉट रेट से या तो कुछ प्रीमियम पे होगी या कुछ डिस्काउंट पे होगी, सेम नहीं होगी। मतलब आज जो रेट चल रही है वही उसी रेट पे अपन 3 महीने बाद की तो कहते हैं, या फिर फ्यूचर में जिस भी डेट पे अपन एग्रीमेंट करने वाले सेम रेट तो हो नहीं सकती, या तो कुछ ज्यादा पे होगी या कम पे होगी। तो ये फॉरवर्ड रेट क्या होती है? दिस रेट इज द एग्रीड अपॉन टूडे, आज डिसाइड हो रही फॉर द सेटलमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, डिलीवरी विल बी मेड ऑन द फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में डिलीवरी मेड होगी। तो सर होता है क्या, फॉर अपन एक डेफिनेशन पढ़ते पहले यहाँ पे, फिर इस लाइन का मैं मतलब समझाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है इज कॉल्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको अपन स्वैप पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? स्वैप पॉइंट। क्या बोलते हैं सर अपन इसको? स्वैप पॉइंट। तो जो फॉरवर्ड रेट है, जो अपन जिस रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो अगर आज $80 की है तो वो 81 भी हो सकती है बाई चांस, और वो 79 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। आपको एग्जाम में गिवन होगा कि स्वैप पॉइंट आपको कितने, वो आपको एग्जाम में गिवन होंगे।
तो सर होता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज किस पे होगी, वो चीज प्रीमियम पे होगी, आपको वो महंगी खरीदनी पड़ेगी। और किसी चीज की डिमांड बहुत कम है, वो सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वो आपको सस्ती में मिल जाएगी, डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो अगर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में कोई सा भी डिफरेंस है, तो या तो वो प्रीमियम पे होगा या फिर वो डिस्काउंट पे होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वैप पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है सर, लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि अगर स्पोर्ट में से अगर अपन को फ्यूचर में जाना है, स्पोर्ट रेट से अगर अपन को फ्यूचर में जाना है, या तो अपन को प्रीमियम गिवन होगा तो अपन प्रीमियम ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए प्रीमियम पे अगर गिवन है यानी डिमांड ज्यादा है तो अपन को प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा स्पॉट रेट से। और अगर अपन को डिस्काउंट दिया हुआ है कि अपन को आपको ना डिस्काउंट में मिल जाएगी, आपको ना 1% डिस्काउंट में मिल जाएगी, तो अपन उसमें से लेस करेंगे, अपन फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट में से डिस्काउंट लेस करेंगे। ठीक है सर, आपको समझ में आ गया होगा कि स्वैप पॉइंट के अदर नेम क्या है। स्वैप पॉइंट के अदर नेम है फॉरवर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड मार्जिन, प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और आपको स्पॉट रेट से अगर फॉरवर्ड रेट में जाना है और प्रीमियम गिवन है तो ऐड होगा, और आपको स्पॉट रेट से अगर डिस्काउंट गिवन है तो लेस हो जाएगा और फॉरवर्ड रेट आ जाएगी। ठीक है सर, अगर सर आपको टू वे कोटेशन दिया हुआ है, लेट सपोज आज 10 अप्रैल को आपकी स्पॉट रेट दी हुई है 80-81, आपको दी हुई 80-81, और आपको ना स्वैप पॉइंट दिया हुआ है, बिड का तो दिया हुआ है 0.1 और आपको दिया हुआ है आस्क का 0.2। तो सर अपन पता कैसे करेंगे कि सर ये प्रीमियम पे या डिस्काउंट है। अपन को एड लेस करना है वो अपन को पता है, प्रीमियम होगा तो ऐड करना है, डिस्काउंट होगा तो लेस करना है, पर अपन को पता कैसे चलेगा कि जो स्वैप पॉइंट दिया हुआ है, ये स्वैप पॉइंट दिया हुआ है बिड स्वैप 0.1 आस्क स्वैप 0.2, तो ये प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे है। तो सर इसके लॉजिक पे नहीं जाएंगे, अभी अपन रिवीजन कर रहे तो मैं फटाफट बता देता हूं आपको। जो भी स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा, फर्स्ट लोअर सेकंड हायर, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो तो है प्रीमियम। यहाँ पे 1 फिर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि ये है प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो अपन ऐड कर देंगे 80 में से 0.1 ऐड कर देंगे तो हमारी फॉरवर्ड रेट की बिड रेट आ जाएगी 81, और आस्क जो है हमारी स्पॉट रेट है 81, उसमें अपन ऐड कर देंगे आस्क प्रीमियम 0.2, प्रीमियम को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी 83। सेम केस में क्या होगा सर, सेम केस में होगा, ये हमारा दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फॉरवर्ड रेट हमारी क्या कहते हैं स्पॉट रेट चल रही 82-83, हमको स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 0.201, यानी कि जो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं, पहले छोटा, पहले बड़ा है फिर छोटा है, पहले बड़ा है फिर छोटा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि डिस्काउंट है। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिड की जो स्वैप है वो छोटी है, आस्क की स्वैप अगर बड़ी है करेंसी में, तो वो हो जाएगा प्रीमियम, अपन उसको ऐड कर देंगे। डिस्काउंट पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट अगर स्वैप पॉइंट में पहले छोटा है, पहले बड़ा है, सॉरी पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो ये हमारी डिस्काउंट, और डिस्काउंट अपन लेस कर देंगे, तो 82 में से 0.2 लेस कर देंगे तो 80, 83 में से 0.1 लेस कर देंगे तो 82, तो हमारी फॉरवर्ड करेंसी आ जाएगी, फॉरवर्ड रेट आ जाएगी 80-82। ठीक है सर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। प्रीमियम पहले लो फिर हाई, जैसे एग्जांपल 1 में था 0.1 0.2, इफ स्वैप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन ऐड इन द स्पॉट रेट, डिस्काउंट पहले ज्यादा फिर कम। दूसरे एग्जांपल में 0.2 फिर 1, इफ स्वैप इज डिक्रीजिंग ऑर्डर लेस इट फ्रॉम द स्पॉट रेट। ठीक है सर, अब एग्जांपल स्पॉट रेट अपन को दी हुई है 60.25 एंड 45, यानी लास्ट डिजिट फॉर्मेट जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, यानी कि हमारी बिड हो जाएगी 60.25, हमारी आस्क हो जाएगी 60.45। ठीक है सर, ये हमारी बिड हो गई, ये हमारी आस्क हो गई। सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अपन इसको ऐड कर देंगे, सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो अपन ये लेस कर देंगे, पहले 25 फिर 15, तो हमारी ये बिड और आस्क की हमारी फॉरवर्ड रेट आ जाएगी फर्स्ट मंथ की एंड सेकंड मंथ की। फर्स्ट मंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी तो अपन ने ऐड कर दिया, सेकंड मंथ की हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी तो हमने स्पोर्ट से लेस कर दिया। सर जो भी स्वैप पॉइंट्स दिए हुए होंगे ना, चाहे 1 मंथ के हो, 2 मंथ के हो, 3 मंथ के हो, वो सारी आपकी स्पोर्ट रेट से ऐड या लेस होंगे। आप कभी भी ये मत करना कि सेकंड मंथ का जो प्रीमियम है वो आप फर्स्ट मंथ की फॉरवर्ड रेट से एडजस्ट कर रहे हो, नहीं, वो डायरेक्ट अपने स्पॉट रेट से एडजस्ट होगा। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं फॉरवर्ड पीरियड, ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्रांजेक्शन पीरियड एडजस्टमेंट। सर ब्रोकन पीरियड क्या होता है, एक्चुअली होता है क्या है, अपन पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट्स आर फॉर द स्टैंडर्ड ड्यू डेट्स, बट इफ कस्टमर अप्रोच बैंक फॉर द सम नॉन स्टैंडर्ड ड्यू डेट, इन दैट केस प्रीमियम एंड डिस्काउंट और फॉरवर्ड रेट इज कैलकुलेटेड बाय इंटरपोलेशन। होता है क्या सर, ये इंटरबैंक होता है, बैंक क्या करता है हमेशा ना यहाँ से खरीदता है या फिर यहाँ से बेचता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बैंक ना अपनी सेफ्टी के लिए इंटरबैंक में भी सेम, अगर उसने
कस्टमर के साथ डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये इंटरबैंक में भी डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर इससे कस्टमर को डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इंटरबैंक में भी डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो होता है कि सर इंटरबैंक में ना जो फॉरवर्ड ड्यू डेट्स होती है ना वो एकदम स्टैंडर्ड होती है, जैसे कि 10th जुलाई, फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा 8 अगस्त, फिर उसके अलावा जो वापस सितंबर में होगा वो होगा 7 सितंबर। तो ये जो ड्यू डेट्स होती है ना सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंटरबैंक ड्यू डेट्स होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड होती है, फिक्स होती है। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि कस्टमर को जो है, जो कस्टमर है उसको क्या कहते हैं केवल 10 जुलाई को ही जरूरत पड़ेगी या 8 अगस्त को जरूरत पड़ेगी या 7 सितंबर को जरूरत पड़ेगी। हो सकता है ना किसी को 12 को जरूरत पड़े तो वो 12 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो इससे होता है कि हमारे स्टैंडर्ड डेट्स के अलावा, स्टैंडर्ड ड्यू डेट्स के अलावा हम कोई अलग डेट्स से जाते हैं तो हमारे क्या जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो ब्रोक हो जाता है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन इंटरपोलेशन लगाते हैं। ठीक है सर, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे अपन। अपन को रेट दी हुई 80, 81 और ये जो रेट है ना मंथ के एंड की दी हुई है, मंथ के एंड की दी हुई है और अपन को ब्रोकन पीरियड दिया हुआ है कि अपन को ना जैसे ये ना सारी डेट जो प्रीमियम दिया हुआ है ना वो 30 जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आपको जो भी मंथ अच्छा लगता है उसकी मान लीजिए। और अपन को इनका सबका प्रीमियम दिया हुआ है और अपन को मिड ऑफ द मंथ यानी कि अगर सारे महीने 30-30 दिन के, लेट्स एग्जांपल के लिए सिंपल बनाने के लिए सारे महीने 30 दिन के लिए अपन को मिड ऑफ द डे मंथ यानी कि 15 तारीख का चाहिए, अपन को 15 तारीख का चाहिए यानी कि ब्रोकन पीरियड हो गया। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन सबको ना अपन को 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, अपन को 2 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, अपन को 3 मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है। ये तो मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा, आपको नॉर्मली ये करेंसी दे दी जाएगी। तो आपको पता करना है कि प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो कैसे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हाँ प्रीमियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर 35-50 हाँ प्रीमियम सर, ये पहले बड़ा फिर छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिस्काउंट पे। तो अपन इसको निकालेंगे तो अपन ना हर मंथ के एंड की फॉरवर्ड रेट तो निकाल लेंगे, कैसे, स्पॉट से एडजस्ट करके। स्पॉट के अंदर अपन 0.25 और 0.35 को ऐड कर देंगे तो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट आ जाएगी अपनी 80.25 और 81.35। फिर अपन इसको वापस इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 80.35 और 81.50, प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। अभी हमारा डिस्काउंट है तो इसमें से लेस हो जाएगा, हमारे थर्ड मंथ की आ जाएगी फॉरवर्ड रेट 79.50 और 80.75। ठीक है सर, अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अपन को हर महीने का मिड यानी 15 दिन का चाहिए तो पहले महीने के 15वें दिन का कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे कि इन दोनों की बिड कितनी है, अपन को फॉरवर्ड रेट भी निकालनी हो, स्वैप पॉइंट्स भी निकालने। तो अपन देखेंगे कि इन दोनों पहले मंथ की हमारी स्वैप पॉइंट्स कितना है, हमारा स्वैप पॉइंट है 0.25 और 0.35। तो ये हमारे पूरे 30 दिन का है, अपन को 15 दिन का निकालना है यानी कि डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15, ये भी डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हमारा स्वैप पॉइंट आ जाएगा 0.125 और 0.175। इसको अपन इसमें ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा बिड 80.125, हो जाएगा हमारा 81.125। सेकेंड मंथ का भी अपन सेम निकाल लेंगे। अब सेकेंड मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे सर, अपन फर्स्ट मंथ का जो है ना, फर्स्ट मंथ का 0.25 और 0.35 वो तो यू का यू ऐड कर देंगे। देखिए 0.25, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 0.35 अपन ऐसे का ऐसा ऐड कर देंगे। पर इसमें से कितना एक्स्ट्रा सेकंड मंथ का स्वैप है यानी कि फर्स्ट से सेकंड में 0.10 का एक्स्ट्रा है और 50-35 यानी कि 0.15 का ज़्यादा एक्स्ट्रा है, यानी कि उन 30 दिन के लिए जो स्वैप पॉइंट है वो एक्स्ट्रा कितना है 0.10 और बिड के लिए और आज के लिए कितना है 0.15, वही 30 मल्टीप्लाई बाई 15, 30 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कि ये हो जाएगी हमारी 0.5, ये हो जाएगी हमारी 0.75। अपन इसको ऐड कर लेंगे, सॉरी 0.05। अपन अब इसको ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे 0.25 में ऐड कर देंगे अपन 0.5, यानी कि हमारी जो एक महीना 15 दिन की हमारी स्वैप पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे स्वैप पॉइंट हो गए 0.30 यानी कि बिड रेट कितनी हो गई 80.30। इस 80 में से ऐड कर देंगे अपन क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारी जो आस्क रेट प्रीमियम कितनी होगी 0.35 प्लस 0.75 यानी 0.425, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है सर, तो अपन ये ऐड कर देंगे 80 और 81 के अंदर तो हमारी अमाउंट आ जाएगी, ये देखिए हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, मैंने वो अमाउंट निकाली नहीं है, आप वो निकाल लेना, मैंने स्वैप पॉइंट निकाल के छोड़ दिया है। अब अपन जाते हैं थर्ड करेंसी के अंदर यानी थर्ड मंथ के अंदर, और थर्ड मंथ के डिस्काउंट पे। तो ये कैसे करेंगे, हमारा जो थर्ड मंथ का डिस्काउंट है ना वो कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे जो थर्ड मंथ की फॉरवर्ड रेट है वो कितनी है। हमारे थर्ड मंथ की फॉरवर्ड रेट है 79 और 79.50
और 80.50। ये देखिए हमारे जो 79.50 तो है थर्ड मंथ की फॉरवर्ड रेट, और हमारी जो बिड रेट और हमारी जो आस्क रेट है थर्ड मंथ की वो है 80.75, और जो हमारी स्टार्टिंग स्पोर्ट है वो कितनी है, वो हमारी है बिड तो है 80.35 और हमारी जो आस्क है वो है 81.50। तो सर टोटल डिस्काउंट कितने का है, टोटल डिस्काउंट कितने का है? मतलब जो स्पोर्ट प्राइस है ना, स्पोर्ट प्राइस उससे हमारे प्रीमियम, स्पोर्ट प्राइस से हमारे प्रीमियम में डिस्काउंट कितने का है। तो बिड रेट में निकालेंगे अपन, पहले ही हमारे 80.50 का था, कितने का था ये देखिए 80.50, सॉरी माय बैड, यहाँ पे ना 80 आएगा केवल, सॉरी ये ना अपन ना सेकंड मंथ वाले से कर रहे हैं। तो सेकंड मंथ से हमारे कितना डिस्काउंट पे आ गई करेंसी, सेकंड मंथ की फॉरवर्ड रेट से हमारे कितने डिस्काउंट पे आ गई करेंसी, तो सेकंड मंथ से हमारे 0.50 से ज्यादा डिस्काउंट पे आ गई। तो जो 15 दिन का कितना शेयर है इसके अंदर, 30 दिन में से टोटल 15 दिन का कितना शेयर है, तो जो 0.85 से कम हुई है तो उसका 15 दिन का शेयर होगा हमारा 0.425, यानी कि ये हमारी रेट थी किसकी, ये हमारी रेट थी थर्ड मंथ की और ये हमारी रेट थी सेकंड मंथ की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, इतना डिफरेंस आया जो कि 30 दिन का है। तो 15 दिन का डिफरेंस कितना होगा, 15 दिन का डिफरेंस ही होगा, वही अपन आस्क में करेंगे। हमारे आस्क की रेट होगी 80.75 थर्ड मंथ की, सेकंड मंथ की होगी 81.50, यानी कितना डिस्काउंट आया, हमारे डिस्काउंट आया 0.75 का, ये 30 दिन का है। तो 15 दिन का निकालेंगे अपन, वही मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 30, तो हमारा आ जाएगा 0.375, यानी कि जो बिड रेट का हमारे स्वैप है वो है 0.425 और हमारे आस्क का है 0.375, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डिस्काउंट है। तो इसको अपन इसमें से एडजस्ट कर देंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। इसमें एडजस्ट करने के बाद सेकंड मंथ की करेंसी में अपन इसको एडजस्ट कर देंगे, सेकंड मंथ की, क्योंकि अपन ने सेकंड मंथ लिया ना इस बार, जहां से अपन ले रहे उधर एडजस्ट कर देंगे। तो 80.35 में से अपन इसको एडजस्ट कर देंगे, तो हमारी जो बिड रेट है सेकंड एंड हाफ मंथ की वो ये आ जाएगी और हमारे जो आस्क रेट है वो ये आ जाएगी। कुल मिला के आपको इंटरपोलेशन लगाना है 2 मंथ के बीच का, ठीक है सर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका अपन एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब सर होता क्या है कि ब्रोकन पीरियड के अलावा होता है क्या, ब्रोकन पीरियड तो ना अपन ना एक फिक्स डेट पे, अपन एक फिक्स डेट पे कर रहे हैं। मान लो कि अगर 10 जुलाई का स्टैंडर्ड है और अगर अपन 15 जुलाई का भी कर रहे हैं ना, तो ये फिक्स डेट है कि 15 जुलाई को अपन लेके आ जाएंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो बैंक को कहता है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में हमारे पास पेमेंट कभी भी आ सकता है। या फिर वो ऐसा बोलता है कि मान लो स्टैंडर्ड डेट है हमारी 10 जुलाई, तो वो बोलता है कि 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई, 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में पेमेंट कभी भी आ सकता है। तो वो एक स्पेसिफिक डेट नहीं बताता है। तो आपको ना अलग अलग डे की अलग अलग ब्रोकन पीरियड निकालने की जरूरत नहीं। इसके अंदर बैंक क्या कहता है, मतलब आरबीआई बैंक को क्या कहता है, तुम एक काम करो, जो भी उनका डेट है, जैसे उसकी डेट है मान लो 15 जुलाई, उसकी डेट क्या है 15 जुलाई, वो बोल रहा है 15 जुलाई को आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकता है, यानी कि 5 दिन में कभी भी आ सकता है। तो आप हर डे की ब्रोकन पीरियड नहीं निकालोगे। आरबीआई क्या कहता है, आप 15 जुलाई से जो पहले वाली ड्यू डेट है, यानी कि अपने एग्जाम्पल में 10 जुलाई की, उस ड्यू डेट की आप बिड और आस्क ले लो, और आप जो 20 जुलाई की जो बाद वाली ड्यू डेट है, यानी कि 8 अगस्त, उसकी बिड और आस्क ले लो, और जो भी आपके फेवर में ना आप वो यूज कर लो। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर अपन कैसे निकालेंगे, आप पढ़ लीजिए। द ब्रोकन पीरियड एंड द ट्रांजिट पीरियड आर द डिफरेंट टर्म्स। इन द ट्रांजिट पीरियड द कस्टमर हैज फिक्स्ड डेट बट एक्स्ट्रा डे मे बी नीडेड टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ कस्टमर एंटर इनटू ए 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट नीड 20 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 2 महीने से 60 दिन से 80 दिन के बीच में कभी भी आ सकता है। पर पहला जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेट है वो 60वें दिन की और दूसरे 90 दिन की। तो इसके बीच का जो पीरियड होगा ना, उसकी वर्स्ट रेट कस्टमर के लिए और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रेट जो कि बैंकर के लिए होगी, वो उसको यूज कर लेगा। मैं आपको ये एग्जांपल से भी समझा दूंगा। अपन कहाँ पे थे, 20 extra for the execution, the exchange rate will be selected based on what is the more favorable for the dealer. This could be either the lower month or upper month rate, या तो नीचे वाली रेट हो सकती है या ऊपर वाली रेट हो सकती है। In this case, the most beneficial rate for the dealer are 3-month bid rate and the second month ask rate. अब कैसे सर, हमारे 3 मंथ बिड रेट क्या थी, हमारे 3 मंथ की बिड रेट थी
हमारे 3 मंथ की बिड रेट थी 79.925, यानी कि उसको 2 महीने से लेके 80 दिन के बीच में ट्रांजेक्शन करना था। तो लोअर मंथ कौन सा आ गया? दूसरा मंथ। अपर मंथ कौन सा आ गया? तीसरा मंथ। अगर अपन करेंसी सेल करने जाएंगे तो बैंकर बाय करेगा, तो बैंकर सस्ते से सस्ते में बाय करेगा। तो आप ना लोअर मंथ की बिड रेट और अपर मंथ की बिड रेट दोनों को कंपेयर करो। अपर मंथ की जो बिड रेट है वो है 79.79 और जो लोअर मंथ की बिड रेट है वो है 80.35। ये है 80.35 और ये है हमारी 79.50। तो इन दोनों में से आपके लिए मोर बेनिफिशियल कौन सी है? अपन को ना कॉन्टेक्ट करना था 2 महीने से लेके हमारे 80 दिन का, यानी कि 60 दिन से लेके 80 दिन का। तो हमारा लोअर मंथ कौन सा हो गया, यानी कि सेकंड मंथ। हमारा अपर मंथ कौन सा हो गया? ये वाला मंथ हो गया। तो अब अपन इसमें से रेट कैसे डिसाइड करेंगे? अपन रेट डिसाइड करेंगे जो भी बैंकर्स के लिए ज्यादा मोर फेवरेबल हो। बैंकर के लिए ज्यादा फेवरेबल क्या होगा? अगर अपन बाय करने गए तो बैंकर सेल करेगा, तो दोनों में से जो भी हायर रेट है उस पर सेल करेगा। या तो वो 81.50 पे सेल कर सकता है आपको, या 80.75 पे सेल कर सकता है। तो वो किस पे सेल करेगा? जो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है और अपने लिए वर्स्ट है, तो वो सेल करेगा आपको 81.50 पे। अपन 81.50 पे खरीदेंगे। अगर अपन सेल करने गए और बैंकर ने बाय करा तो सस्ते से सस्ते में बाय करेगा, यानी कि अपर मंथ कौन सा है, अपर मंथ, थर्ड मंथ, लोअर मंथ कौन सा है, इन दोनों में से जो बिड रेट उसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगी वो उस पर बाय करेगा, यानी कि 79.50। तो वो अपन को क्या बिड और आस्क कोट करेगा? वो अपन को बिड और आस्क कोट करेगा 79.50 और 81.50। ये देखिए 79.50 और 81.50। अब अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं सर, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 47। तो मैंने ये खोला हुआ क्वेश्चन नंबर 16। एन इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक विश टू बुक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ योर। एक इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ, मतलब अपन क्या बैंकर है यहाँ पे, अपन को ऐसे ही क्या कह रहा है, आप बैंकर हो, आपका जो कस्टमर है आपके साथ क्या करना चाहता है? ए इम्पोर्टर कस्टमर ऑफ योर बैंक विश टू बुक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ योर बैंक ऑन सितंबर फॉर सेल टू हिम, यानी कि उसको सेल करना है, यानी कि वो क्या करेगा? वो बाय करेगा, कस्टमर बाय करेगा, बैंक क्या करेगा? बैंक सेल करेगा 5 लाख सिंगापुर डॉलर SGD, यानी सिंगापुर डॉलर, जो कि 30 अक्टूबर को डिलीवर होगी। 30 अक्टूबर को डिलीवर होगी। अभी क्या चल रहा है? 3 सितंबर, यानी कि सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना है, यानी कि अपन को 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट देखना है या फिर 30 सितंबर का देखना है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। ये आपको ना, हाँ एक और चीज बता देता हूँ मैं, ICI क्या करता है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे कहीं पे ICI ने फॉरवर्ड मंथ दिया हुआ है क्या? फॉरवर्ड मंथ आपको जैसे यहाँ पे मैंने दिया था, ये देखिए आप, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम। ICI ने ऐसा करा है कि 1 मंथ फॉरवर्ड रेट या 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं, ICI ने कैसा करा है? स्पोर्ट सितंबर, स्पोर्ट अक्टूबर, स्पोर्ट नवंबर, यानी कि अगर ICI इस फॉर्मेट में भी देता है, यानी कि स्पोर्ट सितंबर, यानी कि सितंबर की स्पोर्ट रेट है, क्योंकि अपन सितंबर मंथ में, ये देखिए ना, अपन कौन से मंथ में, 3 सितंबर, यानी कि ये सितंबर की स्पॉट रेट है। बट जो ये रेट्स है स्पॉट अक्टूबर, यानी कि ये फॉरवर्ड रेट है। स्पॉट अक्टूबर का मतलब अक्टूबर की स्पॉट रेट नहीं, स्पॉट अक्टूबर का मतलब होता है अक्टूबर की फॉरवर्ड रेट। ये ICI का एक और वे ऑफ कोटेशन है। ICI यहाँ पे फॉरवर्ड ना लिख के यहाँ पे लिखता है स्पॉट अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर की स्पॉट रेट। स्पॉट नवंबर, यानी कि नवंबर की फॉरवर्ड रेट। स्पॉट दिसंबर, यानी दिसंबर की फॉरवर्ड रेट। स्पॉट जनवरी, यानी कि जनवरी की फॉरवर्ड रेट। क्योंकि ICI के मतलब बैंक के पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि वो जैन में क्या रेट होने वाली, दिसंबर में क्या स्पॉट रहने वाली, तो वो डायरेक्ट लिख देगा। अगर अपन को यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉट करके, तो वो फॉरवर्ड रेट अपन काउंट करेंगे, वो स्पॉट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, और 2 मंथ, सितंबर और अक्टूबर। यानी कि अगर अपन रुपीज से डॉलर और फिर क्या कहते हैं डॉलर से सिंगापुर डॉलर पे जाएंगे, तो ये अपन को प्रीमियम दिया हुआ है, तो हमारे लिए ये दोनों स्वैप पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सर यहाँ पे भी क्रॉस करेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि सिंगापुर डॉलर डायरेक्ट गिवन नहीं है। ये देखिए, पहले अपन को US डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर US डॉलर से अपन को सिंगापुर डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो जो ये एक US डॉलर है, एक US डॉलर की क्या रेट दी हुई अपन को रेट दी हुई 39.3700, 3800। ये देखिए सर, यहाँ पे ना आपका वो जो लास्ट डिजिट फॉर्मेट वाला था ना, वो कॉन्सेप्ट भी काम में आ रहा है। ये देखिए 38.00, यानी कि अपन रिप्लेस कर देंगे 4 डिजिट में, ये 4 डिजिट में, तो चारों डिजिट रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी बिड क्या हो जाएगी? हमारी बिड हो जाएगी 49.3700, 4 डिजिट में दी हुई है।
और हमारी दूसरी आस्क क्या हो जाएगी 39.3800। अब अपन इसके अंदर प्रीमियम ऐड कर देंगे तो जो हमारी 2 मंथ फॉरवर्ड रेट है ना वो आ जाएगी। तो अपन इसके अंदर ऐड या लेस कर देंगे, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे कैसे डिसाइड करेंगे सर? ये प्रीमियम पे, यानी कि ये 1100 1300 प्रीमियम पे, तो अपन ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। अपन इसके अंदर तो अपन 1100 ऐड कर देंगे, इसके अंदर अपन 1300 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा बिड और आस्क होगा फॉरवर्ड का, हमारा बिड और आस्क होगा वो होगा 49.118 हुआ, तो 4800 हमारी आस्क होगी। 38 में अपन 13 ऐड कर देंगे, 38 प्लस 13 51, 49.5100। ठीक है सर, ये हमारी हो गई 2 मंथ फॉरवर्ड $1 इक्वल्स टू रुपीज, ये रुपीज के अंदर हो गई। सेम टू सेम अपन डॉलर टू सिंगापुर डॉलर में कर लेंगे, ये अपन को दी हुई है सेम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 96 और 97, और ये 2 डिजिट है। ये देखिए, ये अगर 4 डिजिट था तो अपन ने चारों से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 2 डिजिट ही है तो अपन ये 2 डिजिट ही रिप्लेस करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 1.7058, और हमारा ये तो बिड होगा, हमारा आस्क होगा 1.7068। ठीक है सर, और इसके अंदर अपन प्रीमियम ऐड कर देंगे, और जैसे ही लास्ट की 2 डिजिट है तो लास्ट में ही ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कि शुरू में ऐड कर देंगे। तो 96 97, तो ये हमारे आ जाएगा आंसर। देख लेते सर अब अपन, ये देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपन को क्या खरीदना है, अपन को ना कस्टमर को क्या खरीदना है, कस्टमर को बाय करना है, अपन को सेल करना है। तो अपन महंगे में सेल करेंगे तो अपन कौन सी करेंसी यूज लेंगे? अपन अगर अपन को महंगे में सेल करना है तो अपन आस्क रेट यूज में लेंगे, तो अपन आस्क रेट यूज में लेंगे, और अपन को रुपीज डॉलर से किस पे जाना है? सिंगापुर डॉलर पे जाना है, तो वही क्रॉस करेंसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अपन को रुपीज चाहिए, ये सिंगापुर डॉलर, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज को थोड़ा दूर, यानी कि रुपीज डिवाइड में डॉलर मल्टीप्लाई बाय ऊपर डॉलर नीचे सिंगापुर डॉलर। ठीक है सर, रुपीज की कितनी यूनिट है? अपन को आस्क चाहिए ना महंगा, तो अपन आस्क रेट यूज में लेंगे। यहाँ पे अपन आस्क रेट यूज में लेंगे, आस्क रेट निकालने के लिए सारी आस्क रेट यूज में लेंगे। तो हमारी जो आस्क रेट आई थी वो कितनी आई थी? 49.5100। ये देखिए 49.5100, और यहाँ पे वापस डॉलर के अंदर जो डॉलर की कितनी यूनिट है, यहाँ पे $1 इक्वल्स टू सिंगापुर डॉलर 1.7058। $1। सर आप कहोगे कि ये तो ना पर में दिया हुआ है, डॉलर पर सिंगापुर डॉलर यूएस डॉलर पर सिंगापुर डॉलर। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये आप देखना कि सिंगापुर डॉलर ना 50 के आसपास चलता है, जो यूएस डॉलर है 80 के आसपास चलता है। तो सिंगापुर डॉलर ना वीक होती है यूएस डॉलर से, तो यहाँ पे ना एक यूएस डॉलर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिंगापुर डॉलर आएंगे। तो यहाँ पे ना अपन ना करेंसी को सही कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे SGD और USD, यानी कि सिंगापुर डॉलर पर USD, सिंगापुर डॉलर पर USD हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन को 1 यूनिट ऑफ USD दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे 1 लिखेंगे। और हमारा रूल क्या था जब अपन क्रॉस करेंसी में थे, जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आस्क की जगह हम क्या लेंगे? आस्क की जगह हम बिड लेंगे। तो हमारी बिड कितनी आई थी? हमारी बिड आई थी 1.7058 में अपन ऐड कर देंगे 96, ये 96, 4 1 5 1 1 7 1.71, ये हमारी आ गई। ये देखिए सर 1.7154। ठीक है सर, ये आ गई हमारी 1.7154। अब हमारा रुपीज का जो अमाउंट है, हमारा रुपीज का जो अमाउंट है, हमारा रुपीज का क्या है? हमारा अमाउंट, एक सेकेंड, हमारा रुपीज का अमाउंट है 49.5100, और नीचे $1 मल्टीप्लाई बाई डॉलर, ऊपर वापस 1 डिवाइड बाई 1.7154। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा सिंगापुर डॉलर आएगा 28.8621। ये आपका आंसर। और सर इसके अंदर क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए, कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड बाय इंपोर्टर बाय एज्यूमिंग एक्सचेंज मार्जिन इज 5 पैसा। एक्सचेंज मार्जिन जो है ना वो 5 पैसे का है, तो ये इंटरबैंक रेट्स दी हुई है और एक्सचेंज मार्जिन 5 पैसे का है। तो जो फाइनल रुपीस वाली अमाउंट आएगी ना, अपन उसके अंदर ये एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे, तो हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी रुपीस पर सिंगापुर डॉलर, रुपीस पर सिंगापुर डॉलर
28.9121। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। हम्म हम्म ये फॉलोइंग कोड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। दो कोड दिए हुए अपन को, एक बैंक ए का कोड दिया हुआ है, एक बैंक बी का कोड दिया हुआ है। ठीक है, और बैंक ए का कोड क्या दिया हुआ है, अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए, देखिए अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए हाउ मच मिनिमम ऑफ CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन ऑफ GBP स्पोर्ट। अपन को क्या चाहिए, GBP चाहिए। अपन को क्या चाहिए, GBP की अपन को करेंसी चाहिए, और अपन को क्या पे करना है, CHF पे करना है। तो हमारी बेस करेंसी कौन सी हो गई, अपन को इसकी रेट चाहिए तो बेस करेंसी हो गई। तो अपना कोटेशन क्या हो जाएगा, CHF/GBP, यानी कि ये करेंसी पर क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अपन को कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, CHF/GBP, CHF और यहाँ पे GBP नीचे, क्रॉस करेंसी वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई। हमारी ब्रिज करेंसी कौन सी, हमारी ब्रिज करेंसी डॉलर, ये डॉलर, ये डॉलर। ठीक है सर, अपन इस वाले कोटेशन में जाएंगे। अब अपन देखते हैं हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट टू बी हैव टू पे। मतलब मिनिमम अपन को ना, मिनिमम से मिनिमम CHF अमाउंट कैलकुलेट करनी है 1 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को सेल करने के लिए। अपन को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की रेट चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे बैंक ए बैंक बी दोनों में से जो भी हमारे लिए फेवरेबल रेट होगी, या तो USD और CHF में, या फिर पाउंड और USD के अंदर, जो भी हमारे लिए फेवरेबल रेट होगी ना, हम वो वाली रेट उस बैंक से लेंगे। तो अपन देखते हैं अपन को क्या करना है, अपन को GBP परचेज करना है, अपन को GBP बाय करना है। GBP बाय करना है तो हमारे लिए रिलेवेंट रेट कौन सी होगी, हमारे लिए रिलेवेंट रेट होगी आस्क रेट। ठीक है सर, हमारे लिए रिलेवेंट रेट आस्क रेट होगी। तो अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये ना पर जो ऊपर 1 से डिवाइड हो रहा है, ये जो डॉलर डिवाइड हो रहा है, कहीं ये 1 तो नहीं है। अगर ये 1 हुआ तो अपन को आस्क की जगह फिर बिड लेनी पड़ेगी। तो ठीक है सर, अपन देख लेते हैं CFS और GBP। तो अपन को $1 में दिया हुआ है क्या, यस, ये ना $1 इक्वल्स टू CHF, $1 इक्वल्स टू CHF, यानी कि डॉलर 1 है। यहाँ पे भी $1 है, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा, $1 है, सॉरी यहाँ पे ना $1 नहीं, यहाँ पे ना GBP 1 है। ये देखिए GBP 1 है, GBP के अंदर कोटेड है, तो GBP नीचे 1, यानी कि डॉलर नीचे है, GBP भी नीचे है, और दोनों 1 1 नीचे, यानी कि 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अपन आस्क की जगह बिड नहीं लेंगे, बिड की जगह आस्क नहीं लेंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा। तो इस करेंसी अगर 1 1 आ रहा है तो अपन ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है सर, अपन ना अब आस्क रेट लेंगे। अपन क्या लेंगे सर, आस्क और आस्क रेट लेंगे। तो देखेंगे कि आस्क रेट हमारे लिए फेवरेबल है। तो सबसे पहले अपन स्पोर्ट में देखते हैं। स्पोर्ट के अंदर बैंक ए बैंक बी, अपन को USD CHF की आस्क रेट दी हुई है, और अपन को USD और SHF की भी आस्क रेट दी हुई है। तो ये देखिए हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल कौन सी है। अगर अपन CHF लेने जाएंगे तो $1 हमें सस्ते से सस्ते किस में पड़ेगा, $1 हमारे लिए सस्ते से सस्ता किस में पड़ेगा। ये देखिए सॉल्यूशन आप, हमारे लिए $1 बैंक ए में तो पड़ रहा है 1.4655 के अंदर। ये देखिए यहाँ पे तो 60 में पड़ रहा है ना, यहाँ पे पड़ रहा है 1.4660, और यहाँ पे पड़ रहा है हमारा 1.4655, यानी कि सस्ते में क्या पड़ रहा है, सस्ते में हमारे ये पड़ रहा है। तो बैंक ऐसे तो अपन ले लेंगे, बैंक ऐसे तो अपन CHF से USD करेंगे, CHF से अपन USD में जाएंगे, और बैंक बी में देखेंगे कि कौन सी करेंसी हमारे लिए फेवरेबल है। अपन को वही परचेज करनी है, तो अपन कौन सी रेट हमारे लिए लोअर है, तो 1.7660, यानी कि 60 रिप्लेस हो जाएगा ना, आस्क ले रहे 1.7650। दोनों में से फेवरेबल कौन सी, दोनों में से हमारे लिए ये वाली करेंसी फेवरेबल है 1.7650, तो ये वाली करेंसी ले लेंगे। बैंक बी से तो लेंगे अपन
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वाली करेंसी और बैंक ऐसे लेंगे अपन यूएसडी वाली करेंसी, अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो अपन ने इक्वेशन बनाई थी उसमें वन वन नीचे ही आ रहा था, तो वन से वन अगर डिवाइड होता है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा आंसर देखिए, हमारे ये आ गया 1.66 तो आ गया बैंक ए से, बैंक बी से आ गया हमारे 1.7650, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो 1 GBP इक्वल्स टू CHF 2.5866। ठीक है सर, ये हमारी आ गई। तो 1 मिलियन पे करने के लिए, हमको 1 मिलियन पे करने के लिए इसको अपन 1 मिलियन यानी 10 लाख से इंटू कर लेंगे। वही हमारा, ये हमारी किस में आया, हमारी बेस करेंसी क्या है, हमारी बेस करेंसी जीबीपी है, हमारी बेस करेंसी क्या है, जीबीपी। और हमको पे क्या करना है, हमको पे भी जीबीपी करना है, यानी कि कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट अपन को जीबीपी करना है। हमारी बेस करेंसी भी वही है, अपन कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, 1 मिलियन जीबीपी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए सर, 10 मिलियन और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 25,86,600 CHF। ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रही है, दूसरा ये पूछा है कंसिडरिंग द कोड फ्रॉम द ए बैंक ए ओनली, केवल बैंक ए से, केवल बैंक ए से, फॉर जीबीपी सीएचएफ, फॉर जीबीपी सीएचएफ व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट फॉर द स्पॉट ओवर 3 मंथ, यानी कि तीसरे मंथ के लिए, ये जो तीसरा मंथ है ना, तीसरा मंथ केवल बैंक ए से अपन को ना क्या निकालना है, अपन को निकालना है जीबीपी सीएचएफ, यानी कि 1 GBP इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ CHF, यानी कि अपन को किससे निकालना, क्या और बैंक ऐसे, कौन सा स्वैप यूज करते हुए, 3 मंथ का स्वैप यूज करते हुए। तो अपन ये सोल्व करेंगे, ये अपन सोल्व करते हैं सर। सबसे पहले तो अपन एक चीज डिसाइड हो चुकी है अपन को ना, अच्छा पूरा ही कोड पूछा, ये बिड और आस्क दोनों ही पूछ रहा है। ठीक है सर, तो सबसे पहले ना 1.4650 ये बिड हो गई, स्लैश 1.4655, 1.4655, इसके अंदर अपन 3 मंथ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अपन ऐड कर देंगे लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 1.4655, ये आ जाएगी हमारी 1.4665। ठीक है सर, अब हमारी जीबीपी यूएसडी क्या आएगी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम ये लेस कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 1.7620 और ये आ जाएगी हमारी 1.7630। ठीक है सर, ये देखिए, सॉरी ये ना 20 माइनस होगा, यानी कि 40, तो 1.7620 1.7640, तो हमारी कोटेशन क्या क्या हो गया, हमारा कोटेशन हो गया 3 मंथ का 1 GBP इक्वल्स टू यूएसडी, हमारा कोटेशन हो गया 1.7620 और 1.7640, ये तो हो गया हमारा बिड, ये हो गया हमारा आस्क। ठीक है सर, और हमारा जो CHF और GBP में था, CHF और GB में था, वो हमारा हो गया, कहाँ पे गया, ये देखिए यूएसडी और CHF में था 1.4655 और 1.4665। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो हमारी ये कोटेशन आ जाएगी। ठीक है सर, काफी इजी था ये।